आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है, आज उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी देख लेंगे स्ट्रेस सिस्टम कर्व ड्रॉप कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है चलो कैसे हो रहा है, कर क्यों रहा है, कर इसलिए रहा है क्योंकि स्ट्रेस सिस्टम कर्व से हमें आप लोग किसी मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी पता चलती है। जैसे एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल अगर माइल्ड स्टील का करें तो माइल्ड स्टील का आपने देखा होगा कि आपका स्ट्रेस सिस्टम कर्व बनता है, ये आपका स्ट्रेस दिखा रही है, आपका स्ट्रेस दिखा रही है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहीं से मिलेगी आप लोगों को। कहने का मतलब क्या कि आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है। या ये बोल सकते हैं आप लोग, अगर मैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक बोलूँ, प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर मैं आपसे बात करूँ ट्राइंगल देख रहा है, तो मैं अगर बात करूँ कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। एंड अगर मैं बात करूँ कि क्या बोलते हैं, ये अगर आपको हुक्स लॉ पता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पर आपका एक इन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको ई क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, स्ट्रेस, और बेस क्या है, स्ट्रेस। तो मैं बोलता हूँ tan थीटा ही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है अकॉर्डिंग टू हुक्स, स्ट्रेस यही है। इसका मतलब क्या है, tan थीटा ही तो ई है। तो इस कर्व का जो स्लोप होता है वही आप यंग्स मॉडुलस। ये जो निकल के आता है, ये निकल के आता है लगभग आपका माइल्ड स्टील की बात तो 89.99। अगर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आप 89.99 रखोगे, यहीं से निकल के आता है 2 × 10⁵ न्यूटन यहीं से निकल के आता है। और दूसरी बात, ई की सिग्निफिकेंस है किसी आप चीज ई को की काटना। फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक मटेरियल है और एक मटेरियल है, पता ना जो ज़्यादा इलास्टिक कौन है, जिसका ई ज़्यादा हो ज़्यादा इलास्टिक, जिसका ई ज़्यादा इलास्टिक है, जिसका थीटा बड़ा, जिसका स्लोप ज़्यादा ना। तो ये 1 है, ये आपका बी है और ये आपका ए, कौन ज़्यादा इलास्टिक, बी ज़्यादा इलास्टिक। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, डेल एल बराबर पी एल अपॉन ए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ई ज़्यादा डेल एल बहुत। अच्छा ये बोल सकता हूँ कि 89.99 को विद इन इलास्टिक लिमिट अप्रोक्सीमेट लिमिट 90 बोल सकता हूँ। तो आपको पता है कि डेल एल बराबर पी एल अपॉन डी, तो 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा होता नहीं है, इसको इसी को बोलते हैं रिजिड मटेरियल या रिजिड बॉडी। अगर आप लोगों का इनफाइनाइट डेल 0 हो जाएगा, इसका मतलब स्टील बिहेव कर रहा है लाइक अ रिजिड बॉडी विद इन द प्रोपोर्शन। और इतना कम डिफॉर्मेशन होगा, इतना कम डिफॉर्मेशन होगा कि हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे कि इससे डिफॉर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट सारे स्टील यूज करते हैं। अब क्या होता है कि दिक्कत ये हो जाती है हमें कि स्टील इतना स्ट्रॉन्ग है किससे, कंक्रीट से। कि हम कभी भी जिंदगी में स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। उससे पहले भाई साहब कंक्रीट फेल हो जाता है। अगर भाई कंक्रीट उससे पहले कौन फेल हो जाएगा, तो चाहे वो ओवर इनफोर्स हो चाहे अंडर इनफोर्स हो, दोनों में कौन फेल होता है। स्टील तो भाई साहब फेल ही नहीं हो सकता, स्टील तो बाब है ना स्ट्रेंथ में। मतलब ऐसा हो सकता है, हमें पढ़ाया जाता है, हम मतलब एनालाइज नहीं कराया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि ओवर इनफोर्स में कौन फेल होता है, स्टील फेल करता है। अंडर इनफोर्स में सॉरी ओवर में कौन और अंडर में स्टील कभी नहीं करता, बस ये इनिशिएट करता है फेलियर को। अल्टीमेटली टूटना किसको है, कंक्रीट ही टूटता है, कंक्रीट। इसका मतलब क्या, और यही कारण है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एड पर ही क्यों लगाया जाए, FY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर हम अल्टीमेट के ऊपर लगाएंगे और इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम कभी क्या कर ही नहीं पाएंगे, यूटिलाइज ही नहीं होगी ना प्रैक्टिकली हमारी। उससे पहले तो सॉइल फेल कर जाएगी या कंक्रीट फेल कर जाएगी। तो हम चाहकर भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कभी क्या नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। आपसे तो अल्टीमेट, लेकिन क्या अल्टीमेट स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया और आपने उतना लोड लगा दिया कि अल्टीमेट डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से पहले कौन फेल कर जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना होगा, इसलिए एंड पे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से ये बता सकते हो कि आपका जितना ज़्यादा आप लोगों का डिफॉर्मेशन मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा मटेरियल आप जितना इलोमेशन मिलेगा उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा। यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल के अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है। 2 ग्राफ ड्रॉ कर लो, 2 ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब आप लोग एक का मान लो आपका ये कर्व बना और एक का आपका ये कर्व बना, तो
आपको मालूम है कि कंक्रीट सॉरी कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, स्पेशल डक्टिलिटी का कम हो जाती है। इसका मतलब ये जो है ना इसकी कम डक्टाइल सारी चीज़ यहाँ से पता चल जाती है ग्राफ से, सारा कंप्यूटर ग्राफ ड्रॉ करके हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम इसको कितना इलॉन्ग कर सकते हैं, किसको इस को कितना इलॉन्ग कर सकते हैं, सब बता देगा। देखो अभी क्या है, अभी उन्होंने टेस्ट किया क्या आप लोगों का लेंथ कितनी है, क्या है, ये स्ट्रेस भी आ गया, चलो 294 आ गया, ये स्ट्रेस आ गया, कितना 600 आ गया, जो भी अल्टीमेट नोट ये वगैरह और ऐसा। अभी ये मतलब 250 क्यों है, 250 दवाई है हमारी डिस्टिल है, 250 आती नहीं है, बोलने वाली बात है 250 आती है, प्रैक्टिकल में 250 नहीं आएंगे, डिपेंड करेगा वो अलग अलग मैन्युफैक्चर के ऊपर कितनी आती है। उसके बाद इस पर की बहुत सिग्निफिकेंस है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इस कर्व का एरिया निकालूं, एरिया अच्छा एरिया मैं यहीं तक निकालूं, एरिया ठीक है, यहीं तक जो ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या स्ट्रेस, इसके तो यूनिट होती है स्ट्रेन की, स्ट्रेन ऑफ न्यूटन पर इसका एरिया जो है उसके यूनिट क्या आई न्यूटन पर एम, और ये न्यूटन पर उसका यूनिट होती है एनर्जी पर वॉल्यूम में। आप समझ सकते हो एनर्जी बराबर होता है वर्क डन, वर्क डन का फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स यूनिट का न्यूटन और इसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं न्यूटन पर, दोनों यूनिट सेम आ गई। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस सिस्टम कर्व का जो एरिया होता है क्या देता है एनर्जी पर न्यूटन, जितना ज़्यादा ये एरिया आएगा इसका मतलब उसको फ्रैक्चर करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात हो गई। उसके बाद आप लोगों को एनर्जी निकालना तो क्या करेंगे, एनर्जी निकालना फिर हम लोड वर्सेस सेटलमेंट कर, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन करके पास जाते हैं। लोड अब लोड और किसके बीच लेकिन पर आप लोग देखोगे लोड और डिफॉर्मेशन किताब में होता है, क्यों, क्योंकि सिग्निफिकेंस इस कर्व के जाता है, इससे मुझे ई मिल रहा है, इससे मुझे ई मिल रहा है, इससे मुझे इलोंगेशन का सब तो मिल रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंस किस कर्व की ज़्यादा है, स्ट्रेस यहाँ से इसका स्लोप नहीं होता ये किसका स्लोप होता है, स्लोप होने की जाएगी। अब यहाँ अगर इसका मैं एरिया निकालूं डेल एल, आप इसको बेसिक पाएंगे इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होगी एनर्जी, लेकिन एनर्जी नहीं है किसकी सिग्निफिकेंस एनर्जी मतलब आपका स्ट्रेस सिस्टम करके सिग्निफिकेंस वहाँ से ई निकल के आता है, वहाँ से इल डिस्टेंस निकल का इल डिस्टेंस निकल के आता है, वहाँ से हमारा अल्टीमेट डिस्टेंस निकल के आता है, वहाँ से हमारा इल्ड प्लेटिंग निकल के आता है, वहाँ से हमारा नेकिंग निकल के आता है, वहाँ से हमारा फ्रैक्चर पॉइंट निकल आता है। ज़्यादा कौन यूज होता है, यही कर रहा हूँ, यही कर, ठीक है। अब कितना मतलब इलास्टिक होता है, तोड़ना भी कठिन होता है, मोड़ना भी कठिन होता है, एक ही सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से नहीं निकल के। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 10-11 अपनी कागज को उस टाइम इसमें पता सुई होती थी, इतना मुझे पता था कि भाई अब आप कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन कंप्यूटराइज नहीं पहले बार देखा मैंने जब परफॉर्म किया अपने टाइम पर, तब इसका एक सुई होती थी, लोड लगाते रहते थे और सुई उसको ग्राफ के ऊपर छेद कर देता था, तो ग्राफ नहीं दे देता। आज तो सारा किससे हो रहा है, पहले तो सब ग्राफ देता था बस, और ग्राफ में खुद पढ़ना होता था कौन सा आप लोगों का क्या बोलते हैं पॉइंट है, कौन सा क्या है, कौन सा है, खुद पढ़ना होता था। आज तो कंप्यूटर लिख के दे रहा है सारा, आज तो कंप्यूटर लिख के दे रहा है इतना हो गया इतना हो, वो पहले में ग्राफ देता था, वो ये थोड़ी नहीं बोलता था कि ये पॉइंट है यही है यही है, वो तो अपना माइक्रोस्कोप से लेके या क्या बोलते हैं लेंस से लेके वो पढ़ना पड़ता कि देखो ये पॉइंट है, और ये पूरा सुन लो। अब देखो ये यील्ड पॉइंट लिखा लोगों को, यील्ड पॉइंट ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, तो कितना उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है उस यील्ड पॉइंट। हो सकता है आपने बोला नहीं सर 263, इन्होंने बोला नहीं सर 261, तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर ना, क्योंकि देखो ना कितना गैप आ रहा है, पता ही चलता है यील्ड पॉइंट, समझ लो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको क्या आता है। अच्छा नेकिंग किसमें मिलती है, टेंशन फोर्स के कारण डक्टाइल मटेरियल का टेंसाइल नेकिंग एरिया में कमी, जैसे नेक ऊपर एरिया ज़्यादा नीचे एरिया ऊपर ज़्यादा फिर कम, तो नेकिंग का मतलब होता है ये जब इसको फेल करेगा, ये देखिए ये कुछ इस तरह से फेल करेगा, टॉप पेन कोर फेल इस तरह से फेल करेगा। ऐसा ब्रिटल मटेरियल का कंक्रीट में नहीं होता, क्योंकि वीक होता है किसके अंदर, वीक इन टेंशन, जो टेंशन में स्ट्रॉन्ग होता है उनके अंदर ही आप लोग का ही नेकिंग में है, उसको कप एंड फेल होता है। और स्टील का जो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं टेंशन टेस्ट, तो टेंशन में फेल होता है, शेयर में फेल होता है।
उससे पहले किसमें फेल हो जाता है? शेयर में। ये शेयर फेलियर है 45 डिग्री पर क्या पड़ जाते हैं? लोड के डायरेक्शन के 45 डिग्री पर क्रैक पड़ जाते हैं। कर दो कौन सा टेस्ट है, लेकिन फेल किसमें होता है? फेल होता है शेयर में। और डक्टाइल मटेरियल वीक होता है किसमें? शेयर में। स्ट्रॉन्ग होते हैं कंप्रेशन में। डक्टाइल मटेरियल का मैं तीनों टेस्ट करूँ, कंप्रेशन, टेंशन और शेयर, ये स्ट्रॉन्ग निकल का आता है किसके अंदर? कंप्रेशन में। जैसे Fe250 है, Fe250 जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन में है, अगर मैं उसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगाऊं 263 निकल के आती है, 263। इसका मतलब स्टील खुद में किसमें स्ट्रॉन्ग है? लेवल में किसके लिए स्ट्रॉन्ग है? टेंशन ना, वो कंक्रीट की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है टेंशन, लेकिन अपने आप में किसमें स्ट्रॉन्ग है? कंप्रेशन। अपने आप में किसमें कमजोर है? अब जैसे बोल रहा हूँ इसलिए वीक इन टेंशन, इसका मतलब नहीं कंक्रीट से वीक है। कंक्रीट को तो फिर भी वो बचाने में मदद करता है, शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, वीक अपने आप में बोल रहा हूँ। तो जो डक्टाइल मटेरियल तो किसमें फेल होते हैं? शेयर में। और ब्रिटल मटेरियल किसमें फेल होता है? टेंशन में। टेंशन और फिर सबसे कम सबसे वीक होते हैं टेंशन में, फिर शेयर में, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किसमें? कंप्रेशन। सारी चीज़ आप लोगों को बोलनी पड़ेगी। जब आपसे आपको किसी का नॉलेज है, अभी क्या करना? क्वालिटी आपको बोलना, मैं फिर तो बोल रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू तो अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा ना। मैं क्या, मुझे क्या पता इनसे मैं क्या पूछूँ? मैं इनसे जो पूछूंगा, हाँ भाई क्या आता आपको, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप ये बोलेंगे सर मुझे क्वालिटी का नॉलेज है, सर मैं साइट विजिट भी कर रहा हूँ, 10-12 साइट इससे पहले मैं विजिट कर रहा हूँ, सर मुझे आप लोगों का मटेरियल का भी नॉलेज। तो अगर मैं क्वालिटी से क्या पूछूंगा कि क्वालिटी में आपने क्या किया? ये कॉन्क्रीट के बारे में बताएंगे, टेस्ट के बारे में बताएंगे, तो इनके पास 6 घंटे भी बिठा दोगे ना मुझे। आप ई क्या यंग्स मॉडल समझ, आप मुझे ई के ऊपर भाषण देते, मैं आपको 2 घंटे ई के ऊपर बताऊँ, और ऐसी बताऊँगा जो आपको मिलेगी, गूगल में नहीं मिलेगी आपको, वो लिटरेचर से मिलेगी आप लोग। बहुत सारे लिटरेचर ऐसे होते हैं जो अभी क्या है पब्लिश हुआ, लेकिन गूगल में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बोलना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं किसका मतलब जो इंटरव्यू लेंगे तो कैसे मोल्ड करेंगे इसको कि सर मुझे पूछा, मैं अगर आप लोगों ने ये टेस्ट किया है, आप लोगों ने अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट किया, आप लोगों ने अभी कोई और टेस्ट करे, आप चाहते हो कि मुझसे पूछे क्योंकि आपको आता है, उसको क्या बोलेगा? सर मुझे किसका भी नॉलेज है, क्वालिटी का। जितना क्वालिटी मुझे आप बोले सर ये टेस्ट भी आता है, ये टेस्ट भी आता है, ये टेस्ट भी आता है, ये टेस्ट भी आता है। आपको अपने हिसाब से इंटरव्यू को ढालना पड़ेगा। अब जैसे लोगों के डैम का नॉलेज है, मैं मुझसे तो नहीं पूछेंगे ना, मुझे तो डैम का ही पूछेंगे, तो मैं नहीं ढाल सकता अपना इंटरव्यू किसी दूसरी शेयर में। और मैं अगर बोलूँ कि सर मैं डैम में था, क्या कर रहे थे, तो मैं तो बोल नहीं सकता ना मैं वहाँ पर क्या बोलते क्वालिटी कर रहा था। मैं साइड पे मुझे पूछेंगे चले बता अब डैम में क्या था, कितने वहाँ पर एडिट थे, कितने वहाँ पर क्या आपके पावर हाउस कितना था, कैपेसिटी कितनी थी, कितनी टर्बाइन लगी हुई थी, कौन सी कंपनी की टर्बाइन लगी हुई थी, वहाँ पर हेड कितना था, नेट हेड कितना था, ग्रॉस हेड कितना था, कितना जनरेशन था, तो ये तो पूछेंगे। तो मैं चाह कर अपना इंटरव्यू दूसरे डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते। आप तो घुमा सकते हो क्योंकि आप फ्रेशर हो। अभी हम क्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है? क्वालिटी का आपको पता हो सकता है, सर लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, लाइट आने का वेट कर लेते हैं, टेस्ट परफॉर्म करके जाएंगे।